अगर आप हमारे एस के स्टोरी वर्ल्ड चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मिस्टर शौर्य, जो एक शीर्ष श्रेणी के धनी व्यक्ति थे, इतने डाउन टू अर्थ होंगे। यह उसकी कल्पना से बहुत अलग था। इसके अलावा बाद वाले ने इस बार उसे बहुत मदद की पेशकश की थी अपने हिस्से के लिए। शौर्य जानता था कि वह अभी भी बहुत मिलनसार नहीं था, लेकिन वह जल्दी में नहीं था और वह अपना समय लेना जानता था। मिस्टर शौर्य। मेहमानों के जाने के बाद शौर्य जाने की तैयारी कर रहा था। उसे कल एक परीक्षा देनी थी, इसलिए उसे वापस जाकर फिर से अभ्यास करना था। इस समय जेन शर्म से लाल होकर चल रही थी। उसे अभी अभी थप्पड़ मारा गया था और अब शौर्य का सामना करना उसके लिए कुछ शर्मनाक था। शौर्य को भी उसके प्रति दया आ रही थी। यह सुंदर सीनियर हमेशा से बहुत उग्र रही है, यहां तक कि पिछली बार तो उसने लगभग आत्मसमर्पण कर दिया था। हाँ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? शौर्य ने पूछा। यह ऐसा ही है। दोपहर में मेरी कोई शिफ्ट नहीं है, इसलिए मैं अब घर जा रही हूं। क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी में छोड़ दूं, क्योंकि हम एक ही दिशा में जा रहे हैं? जेन ने जानबूझकर शौर्य के करीब आने की कोशिश की। शौर्य के प्रति सम्मान की भावना के अलावा जेन यह जानने के बाद भी उसके प्रति अधिक साहसी थी कि वह बहुत ही विनम्र और अंतर्मुखी है। आखिरकार अगर शौर्य के साथ उसका रिश्ता अच्छा होता तो उसके पास उसका साथी बनने का मौका होता। भले ही वह सिर्फ एक सेक्स पार्टनर ही क्यों न हो, जेन ऐसा करने को तैयार थी। ठीक है, शौर्य ने बिना ज्यादा सोचे समझे सहमति दे दी। उसे बुरा लगा क्योंकि उसे अभी अभी अदिति द्वारा थप्पड़ मारे जाने का अपमान सहना पड़ा था। सीधे शब्दों में कहें तो यह भी उसकी वजह से था। जेन यह सुनकर बहुत खुश हुई और जल्दी से कार की ओर बढ़ी। शौर्य को उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी तेज गाड़ी चलाएगी और उसका ड्राइविंग कौशल इतना अच्छा होगा। ऐसा लग रहा था कि जेन यहां के लोगों के साथ अच्छी तरह से घुल मिल गई थी और दोनों ने कार में थोड़ी बातचीत की। इस समय जेन का सेल फोन बज उठा। उसने उसे उठाया, एक नजर डाली और अधीरता से फोन काट दिया। जल्द ही फोन फिर से बज उठा। उसने फोन उठाया और फिर से फोन काट दिया। बस कॉल उठाओ, क्या तुम्हें डर है कि मैं सुन सकता हूं? शौर्य ने खुशी से मुस्कुराया। जेन शर्मा गई। नहीं, मैं क्यों करूंगी? मेरे पास मिस्टर शौर्य से छिपाने के लिए कोई रहस्य नहीं है। मैं आपको संतुष्ट करूंगी, चाहे आप जो भी देखना या सुनना चाहें। जेन ने ये शब्द धीरे से कहे, अपनी टांगों को थोड़ा ऊपर उठाते हुए गोरी जांघों को दिखाया। शौर्य को इस समय बहुत गर्मी महसूस हो रही थी। वह उन तक पहुंचने के लिए बहुत ललचा रहा था, लेकिन वह थोड़ा शर्मिंदा था। तभी फोन फिर से बज उठा। इस बार जेन ने फोन नहीं काटा, इसके बजाय उसने फोन उठाया। कपिल, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम मुझे क्यों फोन करते रहते हो? मैंने पहले ही कहा है कि यह तुम्हारी दौलत की वजह से नहीं था कि मैंने तुम्हें छोड़ा। हम दोनों के लिए यह असंभव है। मेरे दिल में पहले से ही कोई है। बेहतर होगा कि तुम किसी और को ढूंढो और आगे बढ़ो। तुम अमीर हो, इसलिए तुम्हारे आसपास बहुत सी औरतें होंगी। जेन ने बात खत्म करने के बाद गुस्से से फोन काट दिया। उसने जानबूझकर बहुत ऊंची आवाज में बात की थी। सबसे पहले वह शौर्य को बताना चाहती थी कि एक अमीर आदमी उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वह गरीबों को नीची निगाह से नहीं देखती। दूसरे, वह शौर्य को यह बताने की कोशिश कर रही थी कि वह अकेली है, इसलिए वह उसके साथ जो चाहे कर सकता है। यह अफसोस की बात थी कि शौर्य ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था। क्या उसे पहल करनी थी? जैसे ही दोनों एक दूसरे के पहले कदम उठाने का इंतजार कर रहे थे, कार मेबेरी विश्वविद्यालय के गेट पर आ गई और 20 करोड़ की बेंच ने स्वाभाविक रूप से बहुत से लोगों को आकर्षित किया। ठीक है, चलो यहां उतरते हैं। शौर्य ने छात्रों की निगाहें देखीं। अगर वे और अंदर जाते तो निश्चित रूप से और लोग उन्हें घूरते और यह बहुत असहज होता। हालांकि जेन इस समय चुप रही। उसने भौहें सिकोड़ी और स्कूल के गेट पर खड़े पुरुषों और महिलाओं को देखा और फिर शर्म से फुसफुसाया, मैं शौर्य, क्या मैं आपको और अंदर छोड़ सकती हूं या हमें बाहर ड्राइव पर जाना चाहिए? बस यहां नीचे मत आना, कृपया। हाँ, क्यों? जेन बोली। शौर्य ने जेन पर नजर डाली। जेन के हाव भाव को देखकर उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। फिर उसने उस दिशा की ओर देखा जिस ओर जेन देख रही थी और वह काफी हैरान हुआ। वहां 2 पुरुष और एक महिला थे। उनमें से एक व्यक्ति उच्च समाज का व्यक्ति लग रहा था और उसके सामने एक मासेराटी खड़ी थी।
वह वर्तमान में दूसरे व्यक्ति और महिला से बात कर रहा था और शौर्य को आश्चर्य हुआ कि वह उस पुरुष और महिला दोनों को जानता था। यह उसी कक्षा का कुणाल और प्रिया की रूममेट जैकलिन थी। हे भगवान, वे कब से एक जोड़े बन गए? शौर्य हैरान था। साथ ही ऐसा लग रहा था कि जेन भी उन्हें जानती थी। उस आदमी ने अचानक उन्हें देखा और उत्साह में जल्दी से जेन की कार की ओर भागा। अरे मिस्टर शौर्य, मैं तुम्हें डांट नहीं रही हूं, मैं बस उस आदमी को डांट रही हूं। कपिल, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह यहां होगा, वह बस नहीं जाएगा। जेन काफी परेशान थी। शौर्य को बहकाने की उसकी योजना बहुत अच्छी चल रही थी। दुर्भाग्य से उसे इस समय कपिल से मिलना ही था। दूसरी ओर शौर्य को इस मुद्दे की थोड़ी बहुत समझ थी। कपिल जेन का प्रशंसक होना चाहिए, हालांकि जेन उसे पसंद नहीं करती थी। शौर्य को यह नहीं पता था कि जेन के मन में अभी भी कपिल के लिए थोड़ी भावनाएं थीं, लेकिन यह शौर्य से मिलने से पहले की बात थी। इस समय शौर्य को लगा कि कार से उतरना थोड़ा अजीब होगा जब उसने कुणाल और जैकलिन को मुस्कुराते हुए उनकी ओर आते देखा। ठीक है, बेहतर होगा कि आप नीचे जाएं और उनसे बात करें। मैं कार में आपका इंतजार करूंगा। उसके बाद आप मुझे छात्रावास के दरवाजे पर छोड़ सकते हैं। शौर्य ने असहाय होकर अपना सिर खुजलाया। ठीक है मिस्टर शौर्य, जेन ने जवाब दिया और कार से बाहर निकल गई। कपिल, तुम यहां क्यों हो? और साथ ही तुम मुझे अभी क्यों बुला रहे थे? तुम बहुत परेशान करने वाले हो। जेन वास्तव में परेशान थी। जेन, मुझे भी तुमसे यहां मिलने की उम्मीद नहीं थी। मैं अपने चचेरे भाई और उसकी गर्लफ्रेंड को वापस यूनिवर्सिटी भेजने आया हूं। मुझे याद है कि तुमने कहा था कि तुम अक्सर अपने अल्मा मेटर से मिलने आते हो, इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया और तुमसे मिलने के लिए कहा। कपिल मुस्कुराया और बोला, जेन, मैं तुम्हें तुमसे मिलवाता हूं। यह मेरा चचेरा भाई कुणाल है, वह जूनियर है। यह उसकी गर्लफ्रेंड जैकलिन है, वह ब्रॉडकास्टिंग फैकल्टी से है और जूनियर भी है। अरे भाभी, तुम बहुत सुंदर हो। सच कहूं तो कुणाल सुंदर और सेक्सी जेन को देखकर वाकई हैरान था। फिर जेन हंस पड़ी। तुम्हारी भाभी कौन है? मैं कपिल की गर्लफ्रेंड नहीं हूं। जेन बस यह सब खत्म करना चाहती थी और उसका हाव भाव दोस्ताना नहीं था। कुणाल चौंक गया। वह अभी अभी महसूस कर सकता था जब उसने जेन और उसके चचेरे भाई के बीच बातचीत सुनी, लेकिन जेन का लहजा वाकई ठंडा था। यह उसके चचेरे भाई की कही हुई बात जैसा नहीं था। औरतें ऐसी ही होती हैं, उन्हें लाड़ प्यार की जरूरत होती है। फिर भी उसका रवैया और हाव भाव ठीक नहीं था, जो यह दर्शाता था कि कुछ गड़बड़ है। उसे लाड़ प्यार करने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि कपिल को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने इसे छिपाने की कोशिश की। उसने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा, बस जेन, अब हंगामा करना बंद करो। जाओ और अपनी कार पार्क करो और हम चारों साथ में शॉपिंग करने जाएंगे। आखिर कौन है जो परेशानी पैदा कर रहा है? कपिल, मैंने पहले ही बहुत साफ कह दिया है, यह हमारे लिए असंभव है। मेरे दिल में कोई है। तुम अमीर हो, तुम आसानी से एक और खूबसूरत लड़की ढूंढ पाओगे। अपना समय और ऊर्जा मुझ पर बर्बाद मत करो, जेन ने बेरहमी से कहा। इस समय कई छात्र खेलने के लिए बाहर आए थे और वे सभी इस दृश्य से आकर्षित थे। 2 लग्जरी कारें, एक आदमी और एक औरत बहस कर रहे थे। ध्यान न देना मुश्किल था, खासकर जब जेन इतनी ऊंची आवाज में बोल रही थी, तो कपिल के लिए यह बहुत शर्मनाक था। जेन, मुझे बताओ, तुम्हारे दिल में कौन है? मुझे मत बताओ। क्या यह तुम्हारा गॉडफादर है जिसने तुम्हें यह मर्सिडीज बेंज दी है? वह लगभग 60 साल का है। कपिल का चेहरा काला पड़ गया। लानत है। कपिल, क्या तुम अपने शब्दों पर ध्यान दे सकते हो? जेन घबराहट में अपने दांत पीस रही थी। उसके बगल में जैसलिन कुणाल की बांह पर अंतरंगता से चिपकी हुई थी और साथ ही जेन को आंक रही थी। सच कहा जाए, जब उसने खूबसूरत जेन को उस फैंसी कार से निकलते देखा तो जैसलिन तुरंत ईर्ष्या से भर गई। और तो और जेन ने खुद उसे एक नजर भी नहीं बख्शा था और जैसलिन इस एक बात से खुश नहीं थी। कुछ दिलचस्प सुनने के बाद उसने कुणाल और कपिल से फुसफुसाते हुए कहा, हे भगवान, जेन वाकई घूमती है। उसके पास शक्तिशाली दोस्त हैं। वह एक महंगी कार खरीदती है जैसे कि वह कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या उसके पास कोई खास है? शायद उन बड़े टाइकून के बजाय वह शायद जैकलिन ने कोई नया खिलौना लड़का पा लिया है। तमाचा। जिस क्षण जैकलिन ने यह कहा, जेन ने उसके चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। तुम्हें अपना मुंह संभालना चाहिए। यह खिलौना लड़का वाली बकवास क्या है? क्या तुमने अभी अभी मुझे थप्पड़ मारा? जैकलिन ने अपना चेहरा पकड़ लिया।
लगभग बेसुध होकर थप्पड़ खा गई। जेन उसे फिर से मारने के लिए तैयार लग रही थी, हालांकि कपिल ने उसका हाथ पकड़ लिया। जेन, पी, हमें बताओ कि जैकलिन की बातों में कोई सच्चाई है या नहीं। क्या तुमने हाल ही में अपने लिए कोई पालतू जानवर पाला है? वह इस बारे में वाकई घबराया हुआ लग रहा था। मुझे छोड़ दो कपिल, तुम्हारा क्या काम है? मैं जिसे चाहूं। इस बिंदु पर जेन ने बहुत चाहा कि वह कार में ही रहे। भले ही कपिल ने उसे देख लिया हो, उसे बार वहां भागना था। अब टाइकून और टॉय बॉयज के बारे में यह सब बातें थीं। उसने शौर्य के साथ अपनी छवि सुधारने के लिए बहुत सारी परेशानियां झेली थीं और अब वह सब बेकार हो गया था। लेकिन जितना अधिक वह इस तरह से व्यवहार करती थी, उतना ही कपिल को डर लगता था कि यह सच हो सकता है। धिक्कार है, उसने इस लड़की पर पहले ही कितना पैसा खर्च कर दिया था, और सोचो कि उसने अपने लिए कुछ अलग से रखा होगा। शौर्य कार में बैठा उनकी बहस सुन रहा था। कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। जेन को पैसे से प्यार था, शौर्य को यह सब पहले से ही पता था। एक बार पहाड़ों में किसी हॉट स्प्रिंग्स रिसोर्ट में होस्टेस के रूप में वह अब एक कार्यकारी पद पर थी। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे उसके पास यहां वहां कुछ गंदे छोटे रहस्य न हो। हालांकि इस समय शौर्य चाहता था कि जेन अभी गाड़ी चलाकर चली जाए। अचानक उसके बगल में एक छाया मंडराती हुई दिखाई दी, जैसे कोई उसके बगल में दिखाई दिया हो। यह जैकलिन थी। थप्पड़ खाने के बाद वह यह देखने के लिए उत्सुक थी कि कहीं सूजन तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उसे बहुत बुरा लगेगा। इसलिए उसने अपना सिर यात्री की तरफ की खिड़की के सामने इधर उधर घुमाया। उसने यह देखने के लिए थोड़ा मुंह भी बनाया कि कहीं उसकी आकर्षकता किसी तरह कम तो नहीं हो गई है। अच्छा, अभी भी आकर्षक? जैस्लीन ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। फिर उसके अंदर एक अजीब सी घबराहट दौड़ गई। शीशे के पार उसने किसी दूसरे व्यक्ति की अस्पष्ट रूपरेखा देखी थी। एक आदमी, कितना शर्मनाक। अभी इससे ज्यादा कुछ मायने नहीं रखता था। कपिल से कहा, यह सच है कपिल, वह किसी और आदमी को डेट कर रही है और वह अभी उसकी कार की यात्री सीट पर है। उसे बाहर निकलने में भी डर लग रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे जैस्लीन आश्चर्य की एक पूरी नई दुनिया में आ गई हो। कुणाल की तुलना में कपिल और भी ज्यादा संपन्न परिवार से था। वे इन इलाकों में भी बहुत प्रभावशाली थे। जेन को उसका हिसाब मिलने वाला था। उसे उसका हक मिला। दर्द महसूस करो। क्या? यह सुनकर कपिल और कुणाल दोनों ने यात्री सीट में झांका। चूंकि खिड़कियां रंगीन थीं, इसलिए पहले तो किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और न ही कुछ देखा। करीब से जांच करने पर वहां वास्तव में कोई था। उन्हें पता नहीं था कि शौर्य पहले से ही दीवार से दीवार तक गालियां दे रहा था। अब वह इस सारी गड़बड़ी में फंस गया था। उसे इस पूरी बात के बारे में बुरा लग रहा था, क्योंकि अभी कार के बाहर भीड़ तेजी से बढ़ रही थी। क्या हो रहा है? भीड़ की संख्या बढ़ती जा रही थी। उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। अभी तक निश्चित नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि उस हॉट बेब का उस अमीर आदमी के साथ कुछ चल रहा था, लेकिन वह एक टॉय बॉय के साथ उसे धोखा भी दे रही थी। अब वे एक दृश्य बना रहे हैं। यह सही है। हम बात करते समय दूसरा आदमी कार में है। यह नाटकीय खुलासा होने जा रहा है। मैं यहां मर रहा हूं। हे हे, काश मैं अभी उस कार में होता। वह लड़की बिल्कुल ठीक है। वो वहां मौजूद कई लोग अपनी ईर्ष्या को छिपा नहीं रहे थे। कार में बैठे हुए शौर्य की इच्छा थी कि वह अपना सिर किसी चीज से टकरा दे। कुणाल, क्या हो रहा है? भीड़ में से दो आकृतियां दिखाई दी। एक पुरुष और दूसरी एक महिला। दोनों ही कुणाल से मिलने आए थे। ओह अभिनव, कीर्ति, हमें यहां कुछ मदद चाहिए, कुणाल ने कहा। उन्होंने संक्षेप में स्थिति के बारे में बताया। हर कोई सुर्खियों में रहना चाहता था। जब कुछ चल रहा होता था, खासकर जब इतने बड़े दर्शक इकट्ठे होते थे, तो हमेशा ऐसे लोग होते थे जो खुद को इसमें शामिल करना चाहते थे और इसका हिस्सा बनना चाहते थे। तो ऐसा ही है। ठीक है, हम सभी यहां दोस्त हैं। चलो इस मामले को एक साथ सुलझाते हैं। जो कोई भी उस कार में है, क्या आप कृपया बाहर आ सकते हैं ताकि हम इसे साफ कर सकें? अभिनव ने पहना। यह सही है, यह सही है। बाहर आओ ताकि हम बात कर सकें, जैस्लीन ने उत्साह से कहा। बिल्कुल नहीं। तुम क्या समझते हो कि तुम कौन हो? चले जाओ तुम सब। जेन ने झपट्टा मारा और फिर अपनी एड़ी घुमाई और गुस्से में चली गई। इस दर पर शौर्य का अच्छा नाम बर्बाद होने वाला था। वह इसकी भरपाई नहीं कर पाएगी। लेकिन यह कपिल को और भी चिंतित कर रहा था। ईर्ष्या से जलते हुए वह अपनी सारी समझ खो रहा था। जेन, तुम मत जाओ। किसी न किसी तरह
मैं तुमसे जवाब पा ही लूंगा। तभी कुणाल और अभिनव वहां थे, यात्री द्वार खोलने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। यह देखकर कि कैसे चीजें पहले ही इस बिंदु पर पहुंच चुकी थीं, शौर्य ने दरवाजा खोला और खुद ही बाहर निकल गया। जिस तरह से उसने इसे देखा, अगर वह और अधिक हिचकिचाता तो यह केवल मामले को बदतर बना देता। शौर्य, क्या बकवास है क्या? कुणाल, जैकलीन, अभिनव और कीर्ति सभी ने अपने जबड़े जमीन पर टिका लिए। तुम यहां क्यों हो? जैकलीन ने चौंकते हुए कहा। सच में इन कुछ दिनों में जैकलीन को शौर्य पर बहुत क्रश था। दुर्भाग्य से वह उन सभी संकेतों से अनजान रहा जो वह उसे दे रही थी। वह कुणाल के साथ बाहर जाने का कारण शौर्य की वजह से था। चूंकि उसने जैकलीन में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, इसलिए उसने उसके एक सहपाठी के पीछे जाने का फैसला किया ताकि उसकी ईर्ष्या को भड़काया जा सके। इसके अलावा वह एक निश्चित महान व्यक्ति के पीछे असली पहचान के रूप में उसका मुख्य संदिग्ध था। उसके जैसे एक व्यक्ति के लिए कुछ अंडरहैंड रणनीति पूरी तरह से उचित थी। हालांकि यह बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट साबित हुआ। अरे, और यहां मैं सोच रहा था कि तुम अचानक कैसे अमीर हो गए। अब मुझे पता चला कि तुम हमेशा से किसी के प्लेबॉय थे, और सोचो कि तुम अपने पैसे को सबके सामने दिखा भी रहे थे। कुणाल ने उदास होकर कहा। ईमानदारी से कहूं तो शौर्य को वहां पाकर उसके लिए यह सब और भी दिलचस्प हो गया था। शौर्य ने एक सहज मुस्कान दी। जेन मुझे कॉलेज वापस ले जा रही थी। हाँ, तुम लोग इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हो। यह एक शर्मनाक स्थिति थी, लेकिन उसने अपना आपा नहीं खोया। इससे बचने की कोशिश मत करो। हमारी जेन तुम्हें अपने खिलौने की तरह रखती है ना? तुम जो भी पैसा उड़ा रहे हो वह शायद कपिल से आया हो। यह क्या है कुणाल, तुम इस आदमी को जानते हो? कपिल ने शौर्य को खुले तौर पर दुश्मनी से देखा। हाँ, न केवल हम उसे जानते हैं, बल्कि हम उसके साथ सहपाठी भी हैं। एक कंगाल जो अचानक अमीर बन गया, लॉटरी जीतने के बारे में कुछ कहानियां गढ़ रहा था, लेकिन पता चला कि वह किसी का पालतू था। ठीक है, बिल्कुल सही, कीर्ति ने कहा। मैंने सुना है कि शौर्य एक बार कैंपस के बाहर उस आलीशान जगह पर कपड़े खरीद रहा था। उसके पास उस समय पर्याप्त पैसे नहीं थे, लेकिन फिर हमारी उम्र की एक लड़की आई और उसके बदले में पैसे चुकाए, और फिर उसने वो कपड़े मुझे दे दिए। उस कहानी में युवती अमीर थी और पूरी दुकान की मालकिन थी। शायद वह भी उन लड़कियों में से एक है जो आपका पट्टा थामे रहती है ना? हुआ यह था कि जब शौर्य ने कुछ दिन पहले ही कीर्ति को वो तोहफा दिया था, तो उसने पहली बार मौका मिलते ही उसी दुकान पर जाकर जांच की थी कि कहीं उसने उसे किसी तरह धोखा तो नहीं दिया है। जब उसे पता चला कि उन कपड़ों की कीमत लाखों से ज्यादा है, तो कीर्ति को शब्दों से परे झटका लगा। हालांकि शायद इसलिए क्योंकि दुकान में सेल्स पर्सन ने इस बात पर हंगामा किया था कि शौर्य को उस महिला का उपहार किसी दूसरी लड़की के हाथों में कैसे पहुंच गया। कीर्ति अब तक इस बारे में बात करने में बहुत शर्मिंदा थी। उसे अभी अभी पता चला था कि वह वास्तव में गरीब था। दरअसल वह हमेशा सोचती थी कि उसकी सारी दौलत कहां से आई है। अब यह सब समझ में आ गया। जैसा कि उसने उसे ऑनलाइन बताया था, उसका एक संरक्षक था, और सिर्फ इतना ही नहीं, वह उसे बेंच में घुमाती भी थी। पिछली बार यह एक फेरारी थी। अब सभी चीजें अपनी जगह पर फिट हो गईं। हम्फ। अभिनव ने नाक भौं से कोड़ी। शौर्य, तुम हमेशा से ही एक अच्छे आदमी लगते थे। यह सोचना कि तुम ऐसा कुछ करने वाले हो और मोनिका को तुम्हारे जैसे हारे हुए आदमी की सबसे अच्छी दोस्त होना चाहिए। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। वाह, वह जिग्गोलों का राजा है। वह सामान्य से थोड़ा ज्यादा गोरा है, लेकिन पुरुषों के बीच कोई भगवान नहीं है। वह इतनी सारी लड़कियों के बीच इतना लोकप्रिय कैसे हो सकता है? तुम्हें यह नहीं पता होगा, लेकिन कुछ महिलाओं को इस तरह के लड़के पसंद होते हैं। हर कोई बक बक कर रहा था। गुस्से से अगब बूला कपिल लड़ाई के लिए तैयार। तमाचा। और फिर भी यह जेन ही थी जिसने कपिल के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा। मैं जो कुछ भी करूं वह तुम्हारा कोई सरोकार नहीं है। तुम लोग भाग जाओ। जेन पागलों की तरह पागल हो रही थी। कपिल हमेशा से ही परेशान करने वाला रहा था, लेकिन जेन फिर भी इसे बर्दाश्त करने में सक्षम थी। हालांकि अगर उसने आज मिस्टर अग्रवाल पर हाथ उठाया होता तो वह उसे मार देती, इससे पहले कि उसे कुछ पता चले कि क्या हो रहा है। जेन डार्लिंग, तुमने मुझे मारा। अपने छोटे से खिलौने वाले लड़के की खातिर तुमने वास्तव में मुझे मारा। अपमान से घबराते हुए उसने अपने हाथों को मुट्ठी में बंद कर लिया
और वह मुड़ा और दूर चला गया। जाते समय उसने शौर्य को एक आखिरी चेतावनी भरी नजर से देखा। लोग अब अपने हैंडफोन पर तस्वीरें ले रहे थे और उसने यहां और अधिक समय तक रुकने की हिम्मत नहीं की। तभी शौर्य का फोन बजा। ये सिया थी। आज क्या हो रहा था उसे अब और कुछ नहीं पता था। हेलो। फिर उसने सिया की कोमल आवाज सुनी। मिस्टर अग्रवाल, मैं आपको बस यह बताना चाहता था कि इस महीने के अंत में भव्य भोज हेवंस बाउंटी क्रूज लाइनर पर होगा। आरक्षण पहले ही हो चुका है, इसलिए आपको वहां अवश्य आना चाहिए। जब निखिल और अन्य लोगों ने सुना कि आप आ रहे हैं तो वे बहुत खुश हुए। ओह, हेवंस बाउंटी, यह तो बढ़िया है। तो फिर क्या मैं आपको उस दिन लेने आऊं सर? मुझे लेने आओ, कोई जरूरत नहीं। मेरे पास अपनी कार है और मुझे इस महीने के अंत तक ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाना चाहिए। बस मुझे बताएं कि मुझे कहां जाना है और मैं खुद वहां चला जाऊंगा। बहुत बढ़िया। बात समाप्त होने के बाद शौर्य ने फोन रख दिया। फिर उसने देखा कि कुणाल, जैकलिन, कीर्ति और अभिनव सभी उसे विस्मय से देख रहे थे। हेवंस बाउंटी? अभिनव ने चौंकते हुए कहा। आप इस महीने के अंत में हेवंस बाउंटी क्रूज लाइनर पर पार्टी में जा रहे हैं? आप वहां ड्राइव करेंगे? शौर्य, तुम्हारे पास कार है? कीर्ति ने अविश्वास में पूछा। हेवंस बाउंटी पर वह कार्यक्रम, अगर यहां का टॉय बॉय पूरी तरह से अनजान नहीं होता तो उसे पता होता कि मेबेरी समूह के प्रमुख के साथ साथ दक्षिण के सभी अमीर बच्चे वहां उपस्थित होंगे। पूरा इंटरनेट इस पर चर्चा कर रहा है। वह किस तरह का नाटक कर रहा है? हाँ, वह बस अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा है। बस उसे देखो। इकट्ठे हुए दर्शक उसे देखकर मुस्कुराए, जैसे कि वे किसी पागल को देख रहे हों। इस सारे मजाक को सहते हुए शौर्य उन पर बरसने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। यह आसान होगा। उसे बस पार्क में जाना था, अपनी रेवेंटन में बैठना था और कैंपस के चारों ओर एक चक्कर लगाना था। फिर भी यह उसकी शैली नहीं थी। खैर, जो कहना था कहो। शौर्य ने जेन को धन्यवाद दिया और फिर वहां से चला गया। अरे, वह टॉय बॉय क्यों इधर उधर घूम रहा है? मैं तुम्हें अच्छी सजा दूंगा। कुणाल ने शौर्य की पीठ में खंजर घोंप दिया। शौर्य फिर ड्राइविंग स्कूल की ओर चल पड़ा। शौर्य! अचानक उसके पीछे से मोनिका की आवाज गूंजी। शौर्य ने मुड़कर देखा। यह मोनिका थी। ड्राइविंग का अभ्यास करने आई हो? उसने मुस्कुराते हुए पुकारा। हाँ, मैं कल दूसरा टेस्ट दे रही हूं। ओह हाँ, तो क्या तुम तीसरा टेस्ट दोगे? पिछली बार जो हुआ था उसके कारण वह दूसरा टेस्ट पूरा किए बिना ही भाग गई थी। स्वाभाविक रूप से उसे फिर से टेस्ट देना पड़ा। शौर्य ने जवाब में सिर हिलाया। बढ़िया, चलो साथ चलते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम दोनों पास हो जाएं। अच्छा लगता है। चलो चलते हैं ड्राइविंग प्रैक्टिस के लिए। मोनिका को देखकर उसका उत्साह बढ़ गया था। पहले वह उसके आसपास हकलाता और हकलाता रहता। अगर आप दुनिया देखना चाहते हैं तो ऊंचे पदों पर बैठे दोस्त होना अच्छी बात है। इससे वाकई नजरिया व्यापक होता है। उन्होंने पूरी दोपहर अभ्यास किया और अगले दिन वे दोनों अपनी अपनी परीक्षा देने गए। शौर्य के लिए थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों सेक्शन में सब कुछ ठीक रहा। बस कुछ ही दिनों में उसका ड्राइविंग लाइसेंस बन गया था। जैसा कि उसने मोनिका के साथ एक समझौता किया था, वे गेट पर मिले और साथ में लंच के लिए गए। चूंकि उसका दोहरा परीक्षण था, इसीलिए वह स्वाभाविक रूप से उससे देर से बाहर आया। जब वह बाहर आया तो निश्चित रूप से मोनिका उसका इंतजार कर रही थी। बस उसके साथ एक युवा जोड़ा भी था और वे सभी किसी बात पर बातचीत कर रहे थे। शौर्य धीरे धीरे आगे बढ़ा। तीनों अपनी बातचीत में मग्न थे और किसी ने उसे आते हुए नहीं देखा। मोनिका, हमारे पारिवारिक समारोहों के अलावा हम तुम्हें लगभग कभी नहीं देखते हैं। तुम यहां अकेले क्या कर रही हो? लड़की मुस्कुराई, लेकिन यह उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। उसके लहजे में कुछ हल्का सा मजाक था। यह सही है हिमांशी, हम कभी बात नहीं करते, लेकिन मुझे कहना चाहिए, तुम हमेशा मुझे चौंकाती हो। क्या यह तुम्हारा नवीनतम प्रेमी है? मोनिका ने उससे बात करने का तरीका भी बिल्कुल अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे वे कट्टर दुश्मन हों जो हमेशा देखते ही हमला करने के लिए तैयार रहते हैं। एक आजीवन दुश्मनी। इस अंतिम पंक्ति ने हिमांशी के बगल में बैठे सुंदर युवक के चेहरे पर हल्का सा भाव पैदा कर दिया। मोनिका, चाहे आप इसे कैसे भी देखें, मैं आपसे कुछ महीने बड़ी हूं। जब तुम मुझसे बात करती हैं तो आपको अधिक सम्मान दिखाना चाहिए। क्या तुमने कभी कोई शिष्टाचार नहीं सीखा? हिमांशी नाराज लग रही थी। निश्चित रूप से वे दोनों एक परिवार से थे। हिमांशी के पिता मोनिका के चाचा थे। विराट के साथ
वे सभी चचेरे भाई बहन थे। बात यह थी कि जबकि अपने ही उम्र के लोगों के बीच रहना अच्छा था, लेकिन इसमें नुकसान भी थे। बचपन से ही दोनों लड़कियों के बीच बराबरी का दर्जा हमेशा एक समस्या रही है। इस तरह वे हर चीज में प्रतिस्पर्धा करती थीं, जैसा कि वे छोटी लड़कियों से करती थीं। चाहे पढ़ाई की बात हो या लोकप्रियता की, मोनिका हमेशा हिमांशी से आगे रहती थी। पारिवारिक समारोहों के दौरान एक बात जो हमेशा बड़ों को कहना पसंद था वह थी, हिमांशी, तुम मोनिका से एक दो चीजें सीख सकती हो। हिमांशी मोनिका की छाया में पली बढ़ी थी और इसने उन्हें कट्टर प्रतिद्वंद्वी बना दिया था। हमेशा एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करती थी। वे अब बड़े हो चुके थे, लेकिन वे अभी भी अपने पुराने गिले शिकवे भूल नहीं पाए थे। आप इसे उनके एक दूसरे से बात करने के तरीके से सुन सकते थे। मुझे पता है मोनिका, तुम हमेशा थोड़ी अलग थलग रही हो और तुम्हारे ऊंचे मानक हैं, और इन सब के बावजूद इतने सालों के बाद तुम्हारा एक भी बॉयफ्रेंड नहीं है। तुम प्यार और दिल टूटने के बारे में क्या जानती हो? हिमांशी ने अपनी बाहें पार की और व्यंग्यात्मक लहजे में बोली, यहां तुम हो, हमेशा की तरह अकेली। रक्षित एक पल के लिए भी अकेला नहीं रह सकता और उसे हमेशा किसी की जरूरत होती है। रक्षित ने शर्म से मुस्कुराते हुए अपनी बाह हिमांशी की पतली कमर पर रखी। अगर वह उसके नफरत भरे दुश्मन को हराने में मदद करता तो शायद हिमांशी उसके लिए अपनी टांगें फैलाने के मूड में होती। वास्तव में बातचीत का यह सिलसिला मोनिका को परेशान करने लगा था। वह इतने समय से अकेली थी, किसी भी उम्मीद से आने वाले लोगों से प्रभावित नहीं थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह यहां ड्राइविंग टेस्ट देते समय अपने चचेरे बहन हिमांशी से टकराएगी। उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड भी होगा। वह हर तरह का दिखावा कर रही होगी। कई सालों की कटु प्रतिद्वंद्विता के बाद सबसे छोटा संघर्ष भी विस्फोटक परिणाम दे सकता है। मोनिका हारने के कगार पर थी, लेकिन वह कुछ नहीं कह सकती थी। मोनिका! शौर्य कुछ समय से दूर से देख रहा था। अब जबकि मोनिका हार रही थी तो लड़ाई में शामिल होने का समय आ गया था। शौर्य! मोनिका ने उसे देखकर चौंक कर छलांग लगा दी। उसे उसकी कमजोरी को पूरी तरह से देखते हुए उसे इस तरह नहीं पकड़ना चाहिए था। वाह मोनिका, ये कौन है? हिमांशी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसके सादे कपड़े देखकर एक मुस्कान उसके चेहरे पर चमक थी। उसके सभी दोस्त खास लोग थे। दूसरी ओर मोनिका इस तरह की संगति कर रही थी और जिस सहज तरीके से उसने उसे पुकारा, क्या इसका मतलब यह था कि उनके बीच कुछ चल रहा था? यह मेरा दोस्त शौर्य है, इसके बारे में क्या? मोनिका ने बिना किसी हिचकिचाहट के घोषणा की। ओह, और यहां मैं सोच रही थी कि यह तुम्हारा साला हिमांशी हो सकता है। रक्षित अपनी घड़ी, एक सुनहरी रोलेक्स दिखाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहा था, शौर्य को मुर्गों की लड़ाई के लिए चुनौती देने के लिए। लेकिन अगर वह सिर्फ एक दोस्त था तो कोई बात नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है रक्षित? हिमांशी ने खुशी से बोली। मोनिका को अपने लिए एक प्रेमी कैसे मिल सकता है जबकि वह बर्फ की रानी है? इसके अलावा बस उसके इस दोस्त को देखो, उसने क्या पहना है। मोनिका का प्रेमी। वास्तव में उसने शौर्य की भावनाओं के बारे में कभी नहीं सोचते हुए मोनिका पर क्रूर हमला किया। जाहिर है वह पहले से ही उसे कुछ भी नहीं मानती थी। हाँ, इन अपमानों का सामना करते हुए मोनिका अजीब तरह से नाराज होने की बजाय ज्यादा खुश थी। तुम कितनी गलत हो हिमांशी, शौर्य और मैं सिर्फ दोस्त नहीं हैं, हम स्थिर हैं। ऐसा कहते हुए मोनिका शौर्य के पास गई और उसकी बांह को गले लगा लिया। यह कोमल अनुभूति, इसने उसके पूरे शरीर को कांपने पर मजबूर कर दिया। तो अब वह मोनिका का बॉयफ्रेंड बन गया था। यह कुछ ऐसा था जो वह हमेशा से चाहता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह की घटनाओं के कारण उसका सपना सच हो जाएगा। यह भावनाओं की एक जटिल उलझन थी जिसका वह अभी अनुभव कर रहा था। इस बीच हिमांशी और रक्षित दोनों ही अवाक थे। हे मोनिका, तुम सिर्फ मुझे नाराज करने के लिए ऐसा कह रही हो, है ना? भले ही तुम पागल हो और एक बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हो ताकि तुम मेरे साथ रह सको, शायद अंततः एक पति भी जो तुम्हें अच्छी जिंदगी दे सके, फिर भी उसे कोई बनना होगा, है ना? कुछ ऐसा नहीं उसके जैसा। वैसे मुझे लगता है कि मैंने रक्षित को अभी तक ठीक से आपसे नहीं मिलवाया है। वह विस्तरा परिवार के उद्यम का उत्तराधिकारी है। क्या तुम्हें पता है कि वह कौन सी कार चलाता है? एक फेरारी। सिर्फ इस बात से मोनिका तुम मुझसे पहले ही हार चुकी हो। अब हिमांशी का चेहरा लाल हो गया था। अच्छा, अब मोनिका तुम कभी भी मुझसे हार मानने को तैयार नहीं रही, है ना?
तो मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है। हम देखेंगे कि आखिरकार कौन हंसता है। निश्चित रूप से मोनिका ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। है, और इसका क्या मतलब है? मेरा बॉयफ्रेंड शौर्य अपने आप में एक अमीर वारिस है। वह बस हर जगह अपनी शान नहीं जताता, जैसा कि कुछ लोगों के बॉयफ्रेंड दिखावा करना बंद नहीं कर सकते। मोनिका ने शौर्य के दोनों हाथों को कसकर पकड़ रखा था। वह वास्तव में खुद को वहां पर पेश कर रही थी। आहा, क्या यह शौर्य आदमी अमीर है? वह बस कम प्रोफाइल रखता है। हिमांशी ने जोर से ठहाका लगाया। मोनिका, तुमने इस बार मुझे सचमुच हरा दिया। इस मामले में मैं निश्चित रूप से तुम्हारे सामने टिक नहीं सकती। इस बीच शौर्य का दिल संदेह में डूबा हुआ था। एक पल पहले वह इस बात से हैरान था कि बचपन की प्रतिद्वंद्विता कितनी गंभीर हो सकती है। मोनिका भी इससे ऊपर नहीं उठ सकती। उसे अपना प्रेमी कहना यह केवल हिमांशी के साथ इस प्रतियोगिता के लिए था। हालांकि मोनिका ने जो आखिरी बात कही उसने उसे पूरी तरह से चौंका दिया था। मोनिका, क्या तुम्हें इसके बारे में पहले से पता था? वह इस बात को लेकर परेशान था कि अपने दोस्तों को सच्चाई कैसे बताए, लेकिन अब जब उसने खुद ही यह कह दिया है तो उसे लगा कि उसके कंधों से एक बड़ा बोझ उतर गया है। हैरान होकर मोनिका ने पूछा, क्या मुझे पहले से पता था? मेरे एक अमीर उत्तराधिकारी होने के बारे में। आपने क्या कहा? अमीर वारिस? क्या आप हैं? हा। हिमांशी अब पूरी तरह से आनंद ले रही थी। मोनिका हमेशा से ही अछूत रही है, किसी की पहुंच से परे। यह सोचना कि वह अपने प्रेमी के रूप में ऐसे अजीबोगरीब व्यक्ति को चुनेगी, क्या बेवकूफ है। रक्षित भी व्यंग्य कर रहा था। उस मामले में शौर्य, अगर मैं इतना साहसी हो सकता हूं तो आप किस तरह का काम करते हैं? आपका परिवार किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? यह कहते हुए उसने अपनी कलाई घड़ी फिर से लहराई, जैसे कि चिंतित लोग उसकी रोलेक्स को नोटिस न कर पाए। शौर्य ने उन दोनों को ठंडेपन से देखा। तुम मेरे पारिवारिक व्यवसाय के बारे में सुनने के लायक नहीं हो। बुआ हा। अपने पेट को पकड़ते हुए वे जोर से हंस पड़े। मोनिका ने उसकी शर्ट को धीरे से खींचा, उससे बात करना बंद करने की विनती की। उसने यह सब अभी इसलिए कहा था क्योंकि वह घबरा गई थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि शौर्य गेंद लेकर भाग जाएगा। मोनिका अच्छी तरह से जानती थी कि शौर्य मामूली साधनों से आया था और हमेशा बहुत ही अच्छा था। उसे भी धमकाया गया, बस बाद में उसे लॉटरी जीतनी पड़ी। फिर भी लॉटरी हो या ना हो, वह रक्षित ली जैसे किसी व्यक्ति के आसपास भी नहीं था। वह सिर्फ हिमांशी के सामने खड़ा होना चाहती थी। इसके बजाय इसने सिर्फ हालात को और खराब कर दिया। जब वे चारों अपने भीतर के राक्षसों से जूझ रहे थे, धमाका, गुस्से में एक बोतल जमीन पर फेंकी गई। मुझे परवाह नहीं, मुझे बस अपना लाइसेंस चाहिए। मैं आज से गाड़ी चलाना शुरू करना चाहता हूं। मुझे परवाह नहीं कि तुम्हें क्या करना है, जब तक कि इससे मुझे मेरा ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाए। शौर्य ने नजर घुमाई। 20 की उम्र वाली एक युवती अपने बॉयफ्रेंड पर गुस्सा दिखा रही थी और दोनों ही फैशन के कपड़े पहने हुए थे। लड़की शायद अपनी परीक्षा में फेल हो गई थी, इसलिए उसका वर्तमान मूड ऐसा था। शांत हो जाओ मीना, मैं कुछ सोचूंगा। शायद मैं कुछ करके किसी तरह तुम्हारा लाइसेंस बनवा सकूं। हम्फ, ये तो और भी अच्छा है। ये ठीक नहीं है कि बाकी सभी लड़कियां इतनी आसानी से अपनी कार ले सकती हैं। कोई भी देख सकता था कि मेरी कार में कुछ गड़बड़ है, अन्यथा मैं रिवर्स पार्किंग कैसे खराब कर सकती थी। मुझे जल्द से जल्द आपकी लैम्बोर्गिनी गैलार्डो में जाना है ताकि मैं अपने पुराने स्कूल में दिखा सकूं। मीना अपना दिमाग खो रही थी, जबकि वह लड़का बस उससे तर्क करने की कोशिश कर रहा था। शौर्य ने धीरे से आह भरी। वे दोनों परिचित लग रहे थे, लेकिन वह उस समय ठीक से समझ नहीं पा रहा था। तुषार, मीना, रक्षित ने खुशी से पुकारा। ओह रक्षित, क्या तुम उस बड़े आदमी को जानते हो जिसके पास लेम्बो है? हिमांशी ने अपने बालों को थोड़ा सा कंघी करते हुए पूछा। हाँ, तुषार कपूर, सनीडेल यूनिवर्सिटी में मेरे तुषारियर हैं। उनका परिवार डेयरी में है। वे पुराने पैसे वाले हैं। जब मैंने हाल ही में उनसे पूछा तो उन्होंने लगभग 4 करोड़ में एक गैलार्डो खरीदी थी। हे भगवान! रक्षित ऐसे व्यक्ति से परिचित होने से स्पष्ट रूप से प्रसन्न था। वाह, स्पोर्ट्स कार के लिए $500 मिलियन, यह कमाल है। हिमांशी को अब सितारे दिखाई दे रहे थे। रक्षित की फेरारी की कीमत केवल 28 लाख या उससे भी कम थी। यह नया लड़का बहुत सेक्सी लग रहा था। रक्षित ने अपने कपड़े ठीक करने में कुछ समय लिया और फिर जल्दी से नमस्ते कहने के लिए आगे बढ़ा। रक्षित, तो यह तुम हो? जैसे ही वह पास आया,
मीना ने तुरंत अपना रोना बंद कर दिया और सभी ने एक दूसरे से नमस्ते कहना शुरू कर दिया। क्या संयोग है, इसके बारे में सोचो। स्नातक हुए कई साल हो गए हैं, है ना? यो, चलो देखते हैं। यहां तुम्हारे पास फेरारी है, अच्छी लग रही है। तुषार ने व्यंग्यात्मक ढंग से हंसते हुए कहा। तुम्हारी लैम्बोर्गिनी की तुलना में मेरी कार क्या है? ओह, ठीक है। क्या यह अब तुम्हारे पास है? मैं इसे करीब से देखना पसंद करूंगा। रक्षित की बांह को पकड़ते हुए हिमांशी ने तुषार को हल्की सी मुस्कान दी। ओहो, तुम रक्षित की गर्लफ्रेंड हो हिमांशी। मेरी कार वहीं है। हाँ हाँ, जितना चाहो देखो, ये कुछ खास नहीं है। 4 करोड़, मुश्किल से कुछ भी कीमत। जब तुम अपना निरीक्षण पूरा कर लो, चलो सब खाने के लिए कुछ खाते हैं। ये कहते हुए तुषार ने उन्हें खुशी खुशी आगे बढ़ाया। अरे अरे मोनिका, क्या तुम भी इसे देखना नहीं चाहती? ओह, ये सही है, शायद न देखना ही बेहतर है। अगर तुमने इसे देखा भी तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड अपने लिए इसे खरीद सकता है, रक्षित की तरह नहीं, जिसके पास फेरारी है। इसके अलावा मोनिका, क्या तुम्हें कुछ खर्च करने के लिए पैसे चाहिए? मुझे उम्मीद है कि तुम समझोगी। अगर तुषार हमें खाने पर आमंत्रित नहीं करता तो मैं रक्षित से तुम लोगों को लिफ्ट देने के लिए कहता। हालांकि चूंकि हम थोड़ी देर में तुषार के साथ निकल जाएंगे, अगर तुम्हें टैक्सी के लिए कुछ पैसे चाहिए तो तुम बस इतना ही कहोगी। हिमांशी ने खुद को गले लगाया और हंसी। उसे हर तरह के फायदे का फायदा उठाना था। किसी और से मिलने पर मोनिका को परेशानी नहीं होती, लेकिन यह लड़की जिसे उसने इतने सालों में हमेशा हर चीज में हराया था, आखिरकार इस तरह उस पर हावी हो रही है। यह उसे बहुत परेशान कर रहा था। किसे परवाह है, वैसे भी कोई भी इसे देखना नहीं चाहता। मोनिका आग उगल रही थी और शौर्य को अपने साथ खींच कर ले जाने वाली थी। चलो देखते हैं, शौर्य ने अचानक सुझाव दिया, अपनी नाक को मुस्कुराते हुए रगड़ते हुए। सबसे पहले ऐसा लगा कि मोनिका खुद इस लैम्बोर्गिनी को देखने के लिए उत्सुक थी और वह निश्चित रूप से हिमांशी पर गुस्सा करते हुए नहीं जाना चाहती थी। दूसरे, शौर्य खुद इसे देखना चाहता था। वह अपनी खुद की लैम्बो के साथ तुलना करने में दिलचस्पी रखता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन दोनों के बारे में कुछ बहुत ही परिचित था। ठीक है, चलो सब जाकर देखते हैं। लेकिन तुषार केवल रक्षित का दोस्त है, उससे तुम लोगों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करने की उम्मीद मत करो। हिमांशी मुस्कुराई। शौर्य फिर मोनिका को अपने साथ ले गया। हर कोई, जिस क्षण उसने गैलार्डो पर नजर डाली, एक याद उसके दिमाग में वापस आ गई। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे लगा जैसे उसने उन्हें पहले भी देखा था। ये दोनों उस सेल्स पर्सन के साथ थे जब शौर्य अपनी कार के लिए खरीदारी कर रहा था। उस समय लड़की ने बहुत ज्यादा मेकअप किया हुआ था। आज उसे एक टेस्ट देना था, इसलिए उसने केवल हल्का मेकअप किया हुआ था। यही कारण था कि वह तुरंत कनेक्शन बनाने में विफल रहा था। उसे कार में बैठी यह मीना लड़की याद आ रही थी, जो बाहर निकलने से इनकार कर रही थी। हाँ, कितनी छोटी दुनिया है। मैं कहता हूं, आप वास्तव में बता सकते हैं कि इस स्पोर्ट्स कार की कीमत 4 करोड़ से अधिक है। यह बस राजसी है, यह कुछ और ही है। तुषार, क्या हम सब बाद में आपकी कार में जाएंगे? हिमांशी ने ईर्ष्या से कहा। कोई समस्या नहीं। ओ रक्षित, क्या ये दोनों यहां आपके दोस्त हैं? तुषार मुड़ा जब उसने शौर्य और मोनिका को देखा। बेशक उसने जिस पर ध्यान दिया वह शौर्य नहीं था, बल्कि मोनिका नाम की स्फूर्तिदायक, आकर्षक और अलौकिक सुंदरता थी। बहुत खूबसूरत, रक्षित की गर्लफ्रेंड हिमांशी से भी ज्यादा खूबसूरत। हो, ये मेरी छोटी चचेरी बहन है और उसके बगल में जो हारा हुआ है वह उसका बॉयफ्रेंड है, हिमांशी ने नाराजगी से कहा। उसने बॉयफ्रेंड शब्द पर विशेष जोर दिया, जैसे कि वह चाहती थी कि हर कोई इस तथ्य पर पूरा ध्यान दे। मैं समझ गया, तुषार ने मुस्कुराते हुए कहा और मोनिका से हाथ मोनी करने के लिए आगे बढ़ा। उसकी आंखों में छिपी वासना से परेशान होकर वह उससे दूर हट गई। इसके बजाय शौर्य ने तुषार के हाथ रोक दिए। आप कैसे हैं? तुषार ने उदास होकर भौहें सिकोड़ी। कुछ हद तक निराश होकर उसने शौर्य को संक्षेप में देखा। आप कैसे हैं? क्या बकवास है, आप फिर से? उसने तुरंत शौर्य को पहचान लिया और वहीं स्तब्ध रह गया। वास्तव में वह अविश्वास से कांप रहा था। ऐसा नहीं है कि शौर्य किसी भी तरह से बदसूरत था, लेकिन उसे भीड़ में रख दो और वह बिल्कुल घुल मिल जाएगा, खासकर उस तरह के कपड़ों में जो वह आमतौर पर पहनता था। वह आकर्षक किस्म का आदमी नहीं था। यह केवल इस क्षण था जब तुषार ने उसकी उपस्थिति को यहां देखा और इस खोज से स्तब्ध रह गया। ये वही मिस्टर अग्रवाल था
जिसने बिना पलक झपकाए एक कार के लिए लगभग 50 करोड़ खर्च कर दिए थे। क्यों मिस्टर अग्रवाल, आपको फिर से देखकर कितनी खुशी हुई? तुषार ने उत्साह से अपने हाथ हिलाए। क्या क्या? हिमांशी ने बड़बड़ाया। तुषार, तुमने अभी उसे क्या कहा? मी अग्रवाल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ड्राइविंग टेस्ट के लिए यहां आए हैं। क्या आप? उस दिन तुषार को शौर्य के बारे में सच्चाई का पता चल चुका था। जरा सोचिए, 4 करोड़, वो भी बिना किसी मेहनत के। यही असली दौलत थी। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।